ये बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जैसा वित्त मंत्री ने कहा कि अगर आप 12 लाख रुपए कमाते हैं और 75,000 रुपये उसके ऊपर से स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। 50,000 रुपये तक के ब्याज की आमदनी पे आपको TDS कटता था, अब वो सीमा बढ़ा करके 1 लाख रुपये तक हो गया है। तो अगर आप 1 लाख रुपये का आपकी ब्याज की आमदनी है तो उस पर TDS नहीं कटेगा। एक चीज़ जो कि एक बड़े ब्रॉड बेस्ड तरीके से लोगों को फ़ायदा होगा कि बाज़ार का सेंटिमेंट बड़ा पॉजिटिव होगा इस टैक्स की छूट से। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इस लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा होने से। नमस्कार और निवेश का बड़ा सवाल के इस खास एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट, और उस बजट में बहुत सारी बातें, लेकिन सबसे बड़ी बात जिसको मेंशन करके वित्त मंत्री ने बात कही कि मिडिल क्लास के लिए बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, और उसमें पहला सवाल, और इन सभी चीज़ों को समझने के लिए हमारे साथ धीरेन्द्र सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। पहला प्रश्न तो मेरे मन में भी यही आया सर कि जो नया टैक्स स्लैब है पहले के हिसाब से अगर देखा जाए तो कितना फ़ायदा होने वाला है? ये बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जैसा वित्त मंत्री ने कहा कि अगर आप 12 लाख रुपए कमाते हैं और 75,000 रुपये उसके ऊपर से स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। और ये जो स्थिति थी, अगर आप पहले 12,75,000 रुपये कमाते तो 68,750 रुपये इस साल से ही आपका टैक्स का बचत शुरू हो जाएगा। आपके पास, आपकी जेब में इतने ज़्यादा पैसे होंगे। अगर आप 15 लाख रुपये कमाते हैं तो 31,250 रुपये की बचत होगी। 20 लाख पे 82,500 आपको कम टैक्स लगेगा। 25 लाख पे 1,10,000 कम टैक्स लगेगा। और इसी तरह से आपकी अगर आमदनी ज़्यादा है तो आपके पास कम से कम 50,000 से 1.5 लाख रुपए तक का ज़्यादा आपके पास सालाना बचत है, और ये टैक्स का सीधा बचत है। और ये खास इसलिए है क्योंकि पहले जब भी कोई बदलाव होता था तो 50,000 रुपये आगे पीछे, कुछ दाएं बाएं, स्टैंडर्ड डिडक्शन और स्लैब के रेट में थोड़ा बदलाव किया जाता था। ये ऐसा कुछ नहीं है। या ATC में बढ़त हो गई, 1 लाख रुपये से बढ़ा के 1.5 लाख रुपये कर दिया गया, किसी चीज़ को जोड़ दिया गया, ये ऐसा नहीं है। 12 लाख रुपये तक आप कमाते हैं, आपको टैक्स नहीं देना है। और ये एक बड़ा छलांग है, और इस दिशा में सरकार 2-3 साल से काम कर रही थी, ये जो नया टैक्स रिजीम है। लेकिन ये आपके हाथ में ज़्यादा पैसा होगा। अब आप निर्धारित कीजिए कि आप इस पैसे को आप खर्च करेंगे या निवेश करेंगे। और यहाँ पे एक बड़ा बदलाव है जो कि 2-3 साल से ये दिख रहा था कि जो नया टैक्स रिजीम है, इसमें पहले सरकार आपको पहले प्रोवोक करती थी, बताती थी, इंसेंटिव देती थी कि अगर इन्वेस्ट करोगे तो छूट मिलेगी। अब सरकार ऐसा कुछ नहीं करने वाली है। बचाइएगा, आपका फ़ायदा है, आपका निवेश होगा। नहीं बचाएंगे तो सरकार आपको नहीं कहने वाली है कि आपको क्या करना है, उस पैसे को खर्च करना है या इन्वेस्ट करना है। और ये अच्छा है। ये अगर लोग ज़्यादा जागरूक हैं तो सरकार को नहीं निर्धारित करना चाहिए कि आपका पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे कि खर्च करेंगे कि क्या करेंगे। तो लेकिन अब चूंकि ये नहीं है तो इसकी जिम्मेवारी आपको खुद लेनी पड़ेगी। इस बार के बजट में सर सीनियर सिटीजन्स को भी लेके सरकार की तरफ से जो घोषणाएं की गई, उसको भी अगर हम लोग समझना चाहें, क्या बोलते? 2 बदलाव है मोटे तौर पे कि 50,000 रुपये तक के ब्याज की आमदनी पे आपको TDS कटता था, अब वो सीमा बढ़ा करके 1 लाख रुपये तक हो गया है। तो अगर आप 1 लाख रुपये का आपकी ब्याज की आमदनी है तो उस पर TDS नहीं कटेगा। दूसरा जो अंतर है कि अगर आपके पास किराए का मकान है और आपको किराया मिलता है, पहले 2.5 लाख रुपए के किराए की आमदनी पे TDS अनिवार्य हो जाता था। अब वो बढ़ा करके 6 लाख कर दिया गया है। तो अगर आप एक वृद्ध व्यक्ति, एक सीनियर सिटीजन है और आपके पास मकान है, उससे किराए की आमदनी पे आपकी निर्भरता है और 6 लाख रुपए तक आप कमाते हैं तो TDS नहीं कटेगा। 2025 के इस वाले बजट में सर एक नया शब्द आया, सेंट्रल KYC रजिस्ट्री। ये क्या है सर? ये शब्द नया भी लग रहा हो लेकिन ये काफ़ी पुराना है। और ये जो KYC का जो प्रोसेस है, हमारे देश में एक प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है जी। और इससे कंप्लाई करने के लिए किसी भी इंस्टीट्यूशंस को, किसी भी बैंक को, किसी भी इन्वेस्टमेंट फर्म को, कोई भी फाइनेंशियल वित्तीय संस्था को के लिए अनिवार्य है कि उसके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि ये व्यक्ति कौन है। नो योर कस्टमर नॉलेज। और इसके लिए बहुत सारा नियम कानून बना हुआ है कि उसको वेरीफाई, जो कि प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, ये दोनों चीज़ को कंक्लूसिवली उसमें प्रूव करना होता है। और उसका एविडेंस चाहिए ये जानने के लिए कि आप अमित प्रकाश हैं, आप यहाँ रहते हैं और आप अमित प्रकाश ही हैं जी। और ये इसलिए ज़रूरी है कि सरकार जानना चाहती है कि
किस व्यक्ति का किस तरह का पैसा कहाँ से, और ये हर तरीके की चीज़ों के लिए, ये लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी उतना ही अनिवार्य जरूरी है। लेकिन ये अब एक बहुत बड़ा क्राइसिस बन गया है कि आपको जब कभी इन्वेस्ट करना हो, अगर आपको आज 50,000 रुपये से ज़्यादा अगर इन्वेस्ट करना हो, तो ये KYC की वजह से ये कितना बड़ा फ्रिक्शन है कि बहुत सारे लोग निवेश ही नहीं कर पाते हैं। और अगर आपको 5 लाख रुपए का सोना खरीदना है तो आप चॉकलेट की तरह जाके खरीद लेते हैं। तो ये सेंट्रल KYC ये 5-7 साल पहले इसकी शुरुआत हुई थी। इसके पीछे सोच ये थी कि अगर एक बार एक व्यक्ति अपना KYC करा लेता है, उसका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ रेजिडेंस अगर इस्टेब्लिश हो जाता है, तो दोबारा उसको नहीं कराना पड़े। आपने एक बार बैंक अकाउंट खोल लिया, एक बार आपका ये निर्धारित हो गया, तो दोबारा आप बैंक खाता खोलने जाएंगे तो आपको दोबारा वही सब चीज़ नहीं करना पड़ेगा। इस सेंट्रलाइज, ये समझिए कि KYC का आधार है जो सेंट्रलाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन और एक आदमी का, और उसमें ये भी प्रावधान है क्योंकि KYC केवल KYC करने से ख़त्म नहीं हो जाता है। KYC दोबारा आप देखते होंगे कई बार आपका बैंक आपको बोलता है कि KYC करना है, एक बार और करना है, क्योंकि आपका पता बदल सकता है, आपकी स्थिति बदल सकती है, आपका कॉन्टेक्स्ट बदल सकता है, और उस समय ये जानकारी लेना। तो इस सेंट्रल KYC की शुरुआत हो चुकी है। आपके बैंक से वहाँ पे जा चुका है सारा जानकारी, आपके इन्वेस्टमेंट से भी जा चुका है, और वहाँ पे बहुत सारे फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हैं जो कि वहाँ पे जानकारी देते हैं। लेकिन उनका सेंट्रलाइज करना और उनको स्मूथ करना, और उससे ताकि ये एक बड़ा जो बैरियर है, और इससे मुझे लगता है कि निवेश में जो करने के लिए जो बड़ी रुकावट होती है कि शुरुआत करने के समय आपको कुछ दिन इंतज़ार करना पड़ता है, कोई कागज़ की कमी होती है, कभी पैन कार्ड नहीं होता है, कभी आधार मैच नहीं करता है, कभी पता मैच नहीं करता है, उन चीज़ों से आपको आज़ादी मिल पाएगी। हर क्लास, हर सेक्टर ने अपने लिए कुछ कुछ ढूंढा है इस बजट में, बट सबसे आखिर में हम लोग सर आपसे यही समझना चाहेंगे कि जो सेक्टर्स हैं भारत में अलग अलग, किन सेक्टर्स के लिए ये एक बेहतर आउटलुक या बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ होगी उन सेक्टर्स के लिए? सबसे बहुत सारे सेक्टर्स के लिए सीधा प्रावधान किया गया कि या तो वहाँ पे इंसेंटिव दिया जा रहा है या वहाँ पे खर्च करने की नीति बनाई गई है। जैसे रिन्यूएबल एनर्जी के लिए जो एलोकेशन है वो 19,000 करोड़ बढ़ा है, लेकिन इसका सीधा फ़ायदा निवेशक कैसे उठाए ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कब इम्प्लीमेंट होगा। ये जो PLI स्कीम जो भारत सरकार की कुछ सेक्टर में बहुत ही कामयाब रही है, कुछ सेक्टर में वो कामयाब नहीं रही है, तो इसका कौन सी कंपनियां इसका फ़ायदा उठाएंगी। लेकिन जिन चीज़ों के लिए सीधा प्रावधान है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन के लिए प्रावधान किया गया, खासकर मैन्युफैक्चरिंग के लिए। एक चीज़ जो कि एक बड़े ब्रॉड बेस्ड तरीके से लोगों को फ़ायदा होगा कि बाज़ार का सेंटिमेंट बड़ा पॉजिटिव होगा इस टैक्स की छूट से। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इस लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा होने से, और इसका मुझे लगता है कि बाज़ार पे सीधा असर पड़ेगा। और बाकी ये जो सेक्टर्स हैं उसके बारे में तो जैसे टेक्सटाइल को छूट मिली है, और ये एक बड़ा स्पेशल अपॉर्चुनिटी है। बांग्लादेश में सब जिस तरह का डिलेमा है और जिस तरह से विदेशी खरीदार वापस भारत दोबारा से एक बार फोर फ्रंट पे आ रहा है अपैरल एक्सपोर्ट्स में, हो सकता है उसका फ़ायदा हो सकता है ना हो, लेकिन एक आम निवेशक को तो अपने निवेश में जारी रखना चाहिए, डाइवर्सिफाई करना चाहिए, इन चीज़ों का खास फ़ायदा उठाने की कोशिश ना करें। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद इस बजट को इतनी आसान भाषा में हम लोगों को समझाने के लिए। धन्यवाद आपका। तो देखिए, बजट एक दिन में समझा नहीं जा सकता। बजट भाषण को सुनिए, समझिए, उसको डिकोड कीजिए, और फिर भी अगर कोई प्रश्न है इस बजट को लेके तो अपने प्रश्न हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, और अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए धनक को आज और अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।